नमस्कार आप सभी को। आज हम रिकॉर्ड करने वाले इसी हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास। हिंदी व्याकरण की फर्स्ट क्लास में हम चेक कर चुके थे कि भाषा क्या होती है। भाषा में भी हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं फिलहाल में। तो हमने जाना था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। प्रकारों में हमने देखा था पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, मौखिक भाषा है। सेकंड हमने जाना था लिखित भाषा। थर्ड हमने जाना था सांकेतिक भाषा। क्या होती है मौखिक भाषा? जैसा कि मैं आपको कल बता चुका हूं कि मौखिक भाषा वो भाषा है जिसमें हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। जैसे मैं ये आपका लेक्चर ले रहा हूं तो ये आपकी मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है। मैं लिख के दिखा रहा हूं तो ये लिखित भाषा है, लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा की बात करें तो वो भाषा है जिसे हम लिखकर या पढ़कर के प्रकट करें। जैसे मैंने ये लिख दिया, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ये लिखा हुआ जो है वो लिखित भाषा में आएगा, ठीक है ना। और यह पढ़ा जा सके जिसे, वो भी लिखित भाषा में आएगा, क्योंकि लिखा होगा वही तो पढ़ा जा सकता है, कहा हुआ तो नहीं पढ़ा जा सकता। फिर बात करें सांकेतिक भाषा की। सांकेतिक भाषा वो भाषा है जिसे हम संकेतों के माध्यम से जाने या इशारों के माध्यम से जाने। इशारे कैसे हो सकते हैं? इशारे आपके हो सकते हैं जैसे मैं आप सबसे कहूं कि बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, या आपकी तरफ ऐसे इशारे करूं, या कहूं कि उधर चले जाइए या इधर चले जाइए, ऐसे इशारे। या आपने ट्रैफिक सिग्नल्स के इशारे देखे होंगे, तमाम संकेत बने होते हैं, यू टर्न का, पार्किंग का, नॉट पार्किंग का, ये सब, या हॉर्न ब्लोइंग का या नॉट हॉर्न ब्लोइंग का, इन सब के तमाम सिंबल्स देखे होंगे, वो सब सांकेतिक भाषा में आएगा। और सांकेतिक भी भाषा होती है, इसे भूले ना। फिर इसके बाद में हम जानते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। और कोई भी भाषा तब बनती है जब उसका अपना एक पर्टिकुलर व्याकरण होता है, ग्रामर होती है, मतलब कुछ नियम होते हैं उस भाषा को पढ़ने के। अगर आपके पास में वो नियम नहीं है तो वो भाषा नहीं कहलाएगी। भोजपुरी बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। तोहरा के हम जानत रही, ये भोजपुरी है, बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, लेकिन उसका व्याकरण नहीं है तो उसका साहित्य भी नहीं है। थोड़ा बहुत गीत भजन है, लेकिन कोई साहित्य, बड़ा साहित्य नहीं है, जैसे कि हिंदी का है, इंग्लिश का है, इन सब का है। जब तक किसी भाषा का व्याकरण नहीं होगा वो भाषा साहित्यिक नहीं होगी, भाषा नहीं कहलाएगी, बोली ही बनी रहेगी बस। व्याकरण के फिर मैंने काइंड बताए थे, 3 बताए थे। एक तो वर्ण विचार बताया था, फिर मैंने अगला बताया था शब्द विचार, फिर थर्ड नंबर पर मैंने बताया था वाक्य विचार। किसी भाषा को पढ़ने में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है लिपि। लिपि मतलब जिसे अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब लिखने का ढंग। लिखने का ढंग क्या है? जैसे आप आ बोलते हो तो ऐसे लिखते हो, अंग्रेजी में आ बोलते हो तो ऐसे लिखते हैं, साउंड वही है, लेकिन लिखने का ढंग बदल गया। यही लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। यही लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब हर एक भाषा की लिपि अपनी अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, ये पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, अरबी फारसी, ये सब। जैसे अंग्रेजी की रोमन है, स्पेनिश की रोमन है, फ्रेंच की रोमन है। इस तरीके से अलग अलग लिपियां होती हैं अलग अलग भाषाओं की। फिर हम आज पढ़ने वाले इसके आगे की प्रोसेस। आगे अगर हम बात करें, यही लिपि है, तो लिपि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? वर्ण। क्या है? वर्ण। और आप ऐसे भी समझो कि सबसे पहले आती है ध्वनियां, ध्वनियों के बाद आते वर्ण। शुरुआती टाइम में सोच के देखो, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, फिर धीमे धीमे हम सब जानवरों से मनुष्य बन रहे होंगे, उस समय हम सब लिपियां नहीं जानते होंगे। हम सब लिपियां नहीं जानते होंगे। 12th में ही आज जब मैं सुबह पढ़ा रहा था तो मैंने रिवीजन करा रहा था एक बच्ची को 12th का, तो मैंने उसको यही बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में हम भाव चित्रात्मक लिपि देखते हैं, मतलब कि चित्रों के माध्यम से समझाया गया। धीमे धीमे स्क्रिप्ट हमारे पास में आई, मतलब लिपियां आई।
अक्षर आए। पहले हमारे पास में ध्वनियां ही थी, और वही ध्वनियां जब हमने चिन्हित कर दी तो वो वर्ण कहलाए। क्या कहलाए बेटा? वर्ण। यही वर्ण जब एक साथ लिख दिए जाते हैं तो वर्णमाला कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर की बात करें, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ एंड री। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि री स्वर में आता है नहीं आता, तो कई लोग गड़बड़ कर जाते। री स्वर ही होता है, जैसा कि कल की क्लास में बताया था। री कोई व्यंजन नहीं है। फिर बात करें दीर्घ स्वर की, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। आप कहेंगे भैया अंगहा कहाँ है? भाई अंगहा स्वर में नहीं आते, स्वर की एक अन्य काइंड है, इनमें नहीं आते। प्लुत स्वर में आएगा आपका ऐसा आपने कई धार्मिक किताबों में डा बना देखा होगा, जिसका साउंड बड़ा होता है। बड़ा जैसे आपने कहीं रामायण वगैरह में, महाभारत पुरानी किताबें होंगी उनमें ऐसा देख लिया होगा। स्वर की ही एक और अन्य काइंड होती है जिसे कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह भी 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक तो अनुस्वर, एक होता है अनुनासिक और एक विसर्ग। अनुस्वर होता है अंग, अंग और एक आहा। जी, ये स्वर की ही एक अन्य काइंड है जिसमें हम अयोगवाह में पढ़ रहे होते हैं। किसको? या यूं समझे कि वर्ड का एक अलग काइंड है जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं अयोगवाह। और अयोगवाह में आते हैं 3 चीजें, एक अनुस्वर, एक अनुनासिक और एक विसर्ग। ठीक, फिर इसके आगे बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने टाइप का होता है? तो व्यंजन में जो है पहली काइंड जो हम बांटते हैं वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? जो होता है का कबूतर से लेकर के मां मछली तक का। काउंटिंग में 25 होते हैं। का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झाड़ा, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। ये टोटल 25 होते हैं। फिर इसके बाद में क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते? 4, या, रा, ला, वा। टोटल 4 होते काउंटिंग में। फिर कौन से आते? ऊष्म व्यंजन। श, 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 पहले ये वाला सा आएगा, श, 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 हा। फिर संयुक्त व्यंजन, क्षे, त्र, ज्ञा और एक स्रा। ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। कुछ इस तरीके से आपके जो वर्णमाला होती है वो डिवाइडेड होती है 4 पार्ट में। इनसे मिलकर के आपके वर्णमाला बनती है, इन्हीं वर्णों से। यही वर्ड आपस में मिल मिल करके शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। यही तो हम यहां से पढ़ने वाले हैं। तो वर्ड हेडिंग डाल के वर्ण परिभाषा लिखिए। वर्ड हेडिंग डालेंगे और परिभाषा लिखेंगे। भाषा की वर्ड हेडिंग डाल के लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण, फिर आगे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन, नंबर दो व्यंजन, नंबर दो व्यंजन। फिर हेडिंग डालेंगे स्वर, फिर स्वर में लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे स्वर हेडिंग डाल के। स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। फिर नीचे उदाहरण डालेंगे हेडिंग, उदाहरण में लिख देंगे उदाहरण उदाहरण में यही सारे स्वर लिख देंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी और डॉट डॉट डॉट। फिर आगे अगली हेडिंग डालेंगे व्यंजन। फिर अगली हेडिंग डालेंगे व्यंजन, नीचे उसी के। और फिर व्यंजन में लिखेंगे व्यंजन वे ध्वनियां हैं, व्यंजन वे ध्वनियां हैं, व्यंजन वे ध्वनियां हैं, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे इनको 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 स्वरों की सहायता से, इनको स्वरों की सहायता से, इनको स्वरों की सहायता से
बोला जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, पूर्ण विराम, इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अब देखो कैसे ये वाली बात मैंने बोली, ध्यान से समझना जरा। मैंने लिखा, इसके लिए वर्ड विच्छेद थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा छोटी ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई। ये मैंने पढ़ा ऊ। लेकिन अगर मैं का कबूतर लिखता हूं तो इसे बोलने के लिए साथ में क्या बोलना पड़ रहा है मुझे, अगर इसे अलग करूं वर्ड विच्छेद करके, तो इसे लिखना पड़ रहा है कुछ ऐसे, आधा क प्लस आ, तब जाकर के बन रहा है ये का। तो इसे बोलने के लिए हमें का साउंड आ भी प्रोड्यूस करना पड़ रहा है साथ में, का पे ओ की मात्रा कू। हमें स्वर तो स्वतंत्र बोल लेते हम, लेकिन हम व्यंजन जब बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। या तो छोटा आ लगाना पड़ेगा उसमें, या बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, आंग, इन सब में से कुछ न कुछ उस व्यंजन के साथ में प्रयोग करना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती, ताकि व्यंजन स्पष्ट निकल के आए हमारे सामने, इस तरीके से। फिर हम देखेंगे कि यहीं पर वर्णों की सहायता से ही हम पढ़ते संधि। क्या पढ़ते, संधि। संधि क्या होती है, संधि मतलब वर्णों के मेल से एक नए वर्ण का निर्माण हो जाना, संधि कहलाती है। वर्णों का आपस में मेल होगा और एक नया वर्ण बन जाएगा, संधि बनती है। ठीक है ना, जो परिवर्तन आ जाए आपस में। परिवर्तन कैसे आता है, परिवर्तन के लिए आप देखोगे जैसे कि समझना, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ जोड़े तो क्या बनेगा, बड़ा आ, ये संधि ही है। आपने बड़ा आ प्लस छोटा आ जोड़ा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। आपने छोटा आ प्लस बड़ा आ जोड़ा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। आपने बड़ा आ प्लस बड़ा आ जोड़ा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। देखो ये स्वर संधि में आते हैं, और ये सारे के सारे नियम जो हैं वो व्याकरण के, इसीलिए हिंदी भाषा है, क्योंकि इसके पास व्याकरण है। और इतनी अच्छी भाषा है कि ये वैज्ञानिक भाषा भी है, मतलब इसमें कोई भी गलतियां नहीं है। जैसे अन्य भाषाओं में है, जैसे आप एक ही शब्द के मतलब दो तरीके से पढ़ लो, मीनिंग अलग अलग निकाल लो, ऐसा नहीं है। स्पष्ट भाषा है, बिल्कुल एकदम क्लियर। जैसे इंग्लिश में मैं पढ़ाते हुए कई बार बताता हूं कि मिनट और माइन्यूट की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन मिनट का मतलब समय से होता है और माइन्यूट मतलब कम होता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन हिंदी में जो शब्द लिखा होगा उसका वही अर्थ होगा जो उसका एक्चुअल में होता है, कुछ इस तरीके से। संधि है, संधि बाद में पढ़ेंगे, फिर किसी दिन एक टॉपिक ले लेंगे, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि हम आज भाषा से रिलेटेड चीजें पढ़ें। वर्णों के ही क्या आपस में, जब वर्ण, बहुत सारे वर्ण जब आपस में मिलते तो क्या बनता है, शब्द बनता है, जिसे वर्ण कहते हैं, सॉरी, जिसे हम वर्ड कहते हैं, WORD, शब्द। हमने देखा, ध्यान से समझना, हमने देखा वर्ण क्या होते हैं, वर्ण वो है जो ये लिख रखे हैं, आ इ ई उ ऊ री ए आई, या का खा गा, या रिया रा ला वा शा 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 हा, ये सब क्या है, वर्ण है, अल्फाबेट, लेटर्स जिन्हें कह सकते हैं, है ना। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन अब हम इन्हीं वर्णों के आपस में मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा, शब्द।
इन्हीं वर्णों को जब हम आपस में मिला देते हैं, जैसे का कबूतर और माँ मछली मिलाई आपस में, तो क्या बनेगा? कम। कम मना, कम मतलब कम होता है भाई, अल्प होता है। तो इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। वर्ण, वर्णों से आपस में मिलकर के जो बनेगा शब्द। देखिए जरा, शब्द कितने तरीके के होते हैं? तो भाई शब्द की काइंड बांटी गई है 4। शब्द की 4 काइंड कौन कौन सी है? उधर जगह कम है, इधर लिखा रहा हूं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमारे शब्दों की काइंड बटी होती है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कैसे? कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शब्दों की उत्पत्ति कैसे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री पढ़ाऊं मैं, थोड़ा सा हिंदी भाषा की हिस्ट्री, कि हम हिंदी के लिए जान देने को तैयार हो जाते। बिल्कुल सही, मैंने ही एक बार लिखा था, बहुत छोटा था तब, कि हिंदी तन है, हिंदी मन है, हिंदी ही बसे आत्मा, जो कोई भी हिंदी बोले वो सभी है महात्मा। हालांकि अब इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं, इस बात से मैं सामंजस्य नहीं बिठा पाता हूं। उसका रीजन ये है कि जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं वो क्या महात्मा नहीं हो सकते? वो अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते क्या? वो भी अच्छे व्यक्ति हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? आज से जब हम करीब 1500 साल पीछे जाएं तो पता चलेगा हमें कि हिंदी नाम का कोई नामो निशान भी नहीं था, हिंदी का हावी नहीं था। लेकिन फिर कैसे हम आज हिंदी बोल रहे हैं? एक क्रम में। हो सकता है आज के 500 साल बाद, 1000 साल बाद हिंदी ना रहे, कुछ और आ जाए, और हो ही रहा है धीमे धीमे। हिंदी बिल्कुल एकदम खत्म होती जा रही है। मैं ही ये जो भाषा का जो लेक्चर ले रहा हूं, मतलब इसमें जो हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूं, इसमें भी मैं कई ऐसे शब्द बोल रहा हूं जो हिंदी मूल भाषा के है ही नहीं। थोड़े बहुत अंग्रेजी भाषा के हैं, थोड़े बहुत उर्दू के हैं, थोड़े बहुत फारसी के हैं, थोड़े बहुत इतालवी के हैं, थोड़े बहुत जर्मन के हैं, पता नहीं कहां कहां भाषा के हैं। मूलतः शुद्ध रूप से तो हिंदी की क्लास मैं भी नहीं ले सकता। देखो मैंने क्लास बोल दिया, क्लास इंग्लिश वर्ड है, तो धीमे धीमे खत्म ही हो जाती। जैसे कि शुरुआती टाइम पे हम जो बोलते थे, आज से करीब 2-2,500 करीब बहुत पहले, तो वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। कौन सी? समझना, वैदिक संस्कृत। फिर इसके बाद में हमने कौन सी बोलना शुरू करी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में क्या आ गई? प्राकृत। फिर पाली, फिर अवहट, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी शुरुआती हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी जो है, या मानक हिंदी जिसे हम कह सकते हैं, मानक हिंदी। और फिर धीमे धीमे अब तो वो टाइम आ गया है कि हम हिंदी बोलते हैं और लिखते इंग्लिश में है। हम व्हाट्सएप वगैरह पर, फेसबुक से, सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हम जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम हिंदी नहीं लिखते, वहां हम स्क्रिप्ट तो चुनते हैं इंग्लिश की और उस पर लिख रहे होते हैं हिंदी। कैसे? यार तुम कब आओगे। लिपि तो है अंग्रेजी की, रोमन,
लेकिन इसमें जो अर्थ है वो हिंदी का है, ये अपना रहे। धीमे धीमे एक टाइम ये आएगा कि हम हिंदी भूल चुके होंगे, कोई और भाषा, तो भाषा के लिए लड़ना बेकार है। हर भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है और सब भाषाओं का अपना अपना बोलचाल है, सबका अपना मजेदार किस्से हैं, मजेदार चीजें हैं। और धीमे धीमे हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, हो सकता है आगे जाकर के हिंदी और अच्छी हो जाए, पता चले हिंदी का नामो निशान खत्म हो जाए, तो वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे का ये जरूर करना चाहिए कि हमें एक दूसरे का सर नहीं फोड़ना चाहिए भाषाओं के तौर पर या जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर। सभी भाषाओं का सम्मान करें, चाहे वो बिहारी हो, अवधी हो, मगधी हो, कोई सी भी भाषा हो, कोई सी भी बोली हो, सबका सम्मान करना चाहिए हमें। तो उत्पत्ति के आधार पर कैसे कि उत्पत्ति किस किस भाषा से हमारे जो शब्द आए हैं, कहां से आए। जैसे उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे भाषा के प्रकार, तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से, एक तो है पहला तत्सम है। तत्सम, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में डायरेक्ट यूज किए जा रहे हैं, डायरेक्ट प्रयोग हो रहे हैं, बिना किसी परिवर्तन के, बिना ट्रांसलेशन के, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। सेकंड कौन से शब्द हैं? जिन्हें कहा जाता है तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हम उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके यूज करते हैं। जैसे मयूर संस्कृत का शब्द है और इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं मोर, और मोर यूज करते हैं इस तरीके से। तीसरा देखा जाए तो देहाती शब्द। देहाती शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो मूल संस्कृत के हैं, जैसे खटिया, डिबिया, चटाई, ये सब हिंदी के ही वर्ड है, हिंदी में उत्पत्तित हुए, हिंदी में उत्पत्ति हुई है जिनकी। फिर चौथे नंबर पे आ जाते विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो दूसरी भाषाओं के हैं लेकिन हिंदी में एज इट एज प्रयोग हो रहे हैं। जैसे तत्सम है ना, वैसे ही विदेशी है। बस तत्सम क्या है कि संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो सेम है। यहाँ विदेशी भाषा की लिपि सेम नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम हिंदी में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने कहा क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो अब क्लास जो शब्द है वो कौन सा है? मैं लिख दूं ऐसे, क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं। अब ये जो क्लास है ये अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी मूल का शब्द है, लेकिन हमने यूज कहां कर लिया? हिंदी में। तो ये क्या कहलाएगा? विदेशी शब्द कहलाएगा। जैसे सब इंस्पेक्टर, आपने तमाम बार न्यूज वगैरह में सुना होगा कि सब फला जगह के सब इंस्पेक्टर ने दिया ये बयान, बाकी सब हिंदी में है लेकिन सब इंस्पेक्टर इंग्लिश का शब्द है। तो इस तरीके से वो शब्द जो विदेशी भाषा के और हमने बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी ट्रांसलेशन के हमने हिंदी में यूज कर लिए, वो विदेशी शब्द है। फिर वही बात करें, पांचवा संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बने होते, एक तो हिंदी और एक अन्य भाषा से, और हिंदी में जो प्रयोग हो रहे हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। फिर हम इसके आगे बढ़े तो फिर हम आगे देखते रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। एक तो रूढ़, रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ने पर उनका अर्थ खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर। घर दो शब्दों, दो अक्षरों से मिलके बनाए हैं, घा और रा। अगर इसको घा अलग कर दो, रा अलग कर दो, दोनों का अर्थ खत्म। या
मकान, आप मका अलग कर दो और ना अलग कर दो तो इनका अर्थ खत्म। ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर जिनका अर्थ खत्म हो जाता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर बात करेंगे यौगिक की। यौगिक कौन से शब्द होते हैं ये मैं 1 मिनट बाद समझाऊंगा। यौगिक कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बने हो, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बने हो और जिनको तोड़ने पर उनका अलग अलग अर्थ निकले। जैसे रसोई घर, रसोई घर, अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ोगे तो बनेगा आपका रसोई घर। लेकिन ध्यान रखो इसका वही मीनिंग निकलेगा जो यहां है। रसोई खाना बनता है, घर मतलब एक जगह, रसोई घर मतलब एक ऐसी जगह जहां खाना बनता है। दोनों का सेम मतलब है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है इनमें। तो ये यौगिक में आ जाएंगे। योग रूढ़ में कौन से शब्द आएंगे? वो शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिले बने लेकिन जिनका अर्थ तीसरा ही निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंकज, पंक प्लस कज, हमें लग रहा है ये तो रूट में चला गया, रूट में नहीं। पंक प्लस कज, पंकज मतलब कीचड़ में खिलने वाला, क्या होता है? गुलाब। तो भाई पंकज शब्द को देख के कभी लगा ही नहीं कि ये गुलाब सॉरी कमल होगा। ये कमल को इंडिकेट करता है लेकिन हम इसे देख के बता ही नहीं सकते पंकज मतलब कमल होगा। जैसे गजानन, गजानन, गज प्लस आनन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुंह, हाथी का मुंह बस। लेकिन नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है गजानन का? गजानन का मीनिंग होता है भगवान श्री गणेश। तो ये आ जाता है योग रूढ़ में। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बने लेकिन जिनका अर्थ कोई अन्य ही निकले, कोई अर्थ तीसरा ही निकले, वो शब्द योग रूढ़ में आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर पहला शब्द, पहला जो प्रकार है वो है सॉरी अर्थ के आधार पर, माफी चाहेंगे, अर्थ के आधार पर पहला है समानार्थी शब्द, या जिन्हें पर्याय भी बोल देते हैं, पर्यायवाची शब्द। ये कैसे होते? पहली बात तो दुनिया में पूर्ण पर्यायवाची शब्द होते नहीं है। जैसे पानी का ही एक एग्जांपल ले लूं, समझना। पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल, नीर, है ना, वार, कुछ। ये आप गौर से देखोगे जब पीने के लिए मंगाया जाता है तो होता है पानी, पीने के लिए मंगाया जाता है तो क्या होता है? पानी। जब पूजा के लिए मंगाया जाता है तो क्या होता है? जल। और जब नदियों में बहता है तो नीर, और जब ये बरसता है तो वारी। मतलब मोटे तौर पर अगर ज्यादा डिटेलिंग की जाए तो पर्यायवाची शब्दों के भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ नहीं होता है, अलग अलग अर्थ। जैसे पानी, कभी भी घर पे कोई भी पूजा पाठ हो रहा हो, पंडित जी आए, वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस बर्तन में या इस पात्र में जाइए और पानी ले आइए। वो हमेशा किस टर्म का यूज करेंगे? वो कहेंगे कि इस पात्र में जल ले आइए, कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। फिर वही देखेंगे कि जब पीने के लिए मंगाया जाता है तो पानी आता है कि 1 गिलास पानी दे दो। नदियों में जो बह रहा है वो क्या है? नीर है। आप गाने सुनेंगे या कविताएं सुनेंगे तो नदियों में जब जल की बात होगी तो नीर होता है, और जब बारिश से बरसता है तो वो बारी है, इसीलिए बारिश शब्द बना। पूर्ण पर्यायवाची नहीं होते लेकिन हम छोटे क्लासेस में ऐसे पढ़ते रहते हैं। पूर्ण पर्यायवाची, आंशिक पर्यायवाची है ये। पूर्ण पर्यायवाची एक आध होते हैं, जैसे कि किसी का नाम है, जैसे राम, राम को कह दिया जाए दशरथ नंदन तो क्या होगा? ये पूर्ण पर्यायवाची, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात चल रही है इस हिसाब से। फिर सेकंड बात करें, विलोम शब्द।
जिन्हें विपरीत शब्द भी बोलते हैं, विपरीतार्थक भी बोलते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे दो शब्द जिनके अर्थ भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। जैसे दिन का रात, जिसका ऊंचे का नीचा, उच्च का निम्न, पुण्य का पाप, ऐसे ये शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थी। नंबर 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे होते हैं? जैसे पूजा करने वाला, पुजारी। देश से प्रेम करने वाला, देश प्रेमी। पालन पोषण करने वाला, पालक। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक। कुछ इस तरीके से। भगवान की भक्ति करने वाला, भक्त। देश की रक्षा करने वाला, सैनिक। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आ जाते हैं वो है। एक होता है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। श्रुति सम भिन्नार्थक कैसे? श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब एक से, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ हो जिनके। सुनने में तो एक से लगे लेकिन अर्थ जिनका अलग अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात की जाए अन्न, मैंने कहा अन्न और अन्न दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं, अन्न और अन्न। अन्य मतलब कोई और अन्न मतलब अनाज। ये श्रुत सुनने में तो सेम है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। ऐसे शब्द जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न होता है, वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वैसे मुहावरे और जो लोकोक्तियां हैं वो अलग पढ़ी जाती हैं, लेकिन मैं अर्थ के आधार पर यहीं पे बता देता हूं मुहावरे। हालांकि मुहावरे वाक्य होते पूरे, लेकिन एक पढ़ाने के तौर पे यही पढ़ा देता हूं, वो भी अर्थ से रिलेटेड है ना, इस वजह से। फिर हम बात करेंगे और भी दो एक काइंड होती है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के केवल और केवल दो काइंड होती है। एक तो होती है विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी को व्यय भी बोल देते हैं, इन्हें अव्यय भी बोल देते हैं, ध्यान रहे, क्योंकि ये समास में काम आएगा, अव्ययी भाव समास में। विकारी शब्द के 4 काइंड होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया विशेषण, फिर क्रिया। अविकारी के 5 होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक और होता है निपात। ये कई किताबों में लिखा नहीं मिलता है तो टेंशन नहीं ले, यही होता है। ये कुछ इस तरीके से बटे होते हैं प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये विकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग का, वचन का असर पड़ता है, लिंग वचन कारक का असर इन पे होता है। ये अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का असर नहीं पड़ता है। लिंग वचन कारक क्या होते हैं? तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, ये सब क्या है? इनको हम डिटेल में परिभाषाओं के साथ करेंगे, लेकिन अभी की नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए कि हम जाएं और आप यही पढ़ते रहें। पढ़िए, बहुत पढ़िए, इतना पढ़िए कि कभी किसी से बातचीत हो तो वो कहे कि अरे मैंने कम पढ़ पाया है, सामने वाले ने ज्यादा पढ़ लिया है, चाहे वो उम्र में, पद में या ऊंचाई में, हाइट में, कैसे भी आपसे बड़ा हो या छोटा हो, उसे लगना चाहिए कि मैंने कम पढ़ पाया। शुक्रिया, इन सबको नोट कर लेना
याद कर लेना।